आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं मंटो शनास जनाब असलम परवेज़ साहब के साथ। असलम परवेज़ साहब वैसे तो ड्रामा निगार हैं, मगर उन्होंने मंटो पर काफ़ी काम किया है। उनकी अब तक के मंटो पे 3 किताबें आ चुकी हैं। इस महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इलियास शौकी साहब और जनाब कासिम नदीम साहब। जनाब इलियास शौकी साहब HOD रह चुके हैं मास्टर कॉलेज से और अभी हाल ही में सफदोश हुए हैं। उनकी कई किताबें तनकीद पर और शायरी पर आ चुकी हैं। साथ में हमारे साथ हैं कासिम नदीम साहब। कासिम नदीम साहब भी तर्स व तस्सीर से वाबस्ता हैं, अभी हाल ही में सफदोश हुए हैं। इनकी कई किताबें ख़ास करके तर्जुमा निगारी पे ये 2-3 किताबें मंज़र पे आ चुकी हैं। आइए बात करते हैं असलम परवेज़ साहब से। असलम साहब, सबसे पहला सवाल मेरा तो आपसे ये है कि आप बुनियादी तौर पर ड्रामा निगार हैं, लेकिन आपने अपनी जब किताबें मंज़र पे लाईं तो सबसे ज़्यादा फोकस आपने मंटो पे किया। तो सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में यही आता है कि मंटो ही क्यों, क्या वजह है? असल में मंटो से मेरी दिलचस्पी जो है वो शुरू से ही रही। जब हम मतलब 10वीं का तालिब इल्म था तो हमारे कोर्स में मंटो की एक कहानी थी, अफसाना था दीवाना शायर। उसमें मंटो की दी हुई एक तशबीह जो थी कि जो जलियांवाला बाग के ज़ाहिर जलियांवाला बाग के पस मंज़र में लिखा हुआ ये अफसाना है, जिसमें मंटो ने एक तशबीह का इस्तेमाल किया था कि सूखे पत्तों में मुझे हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। ये तशबीह मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इसने मुतासिर किया और मुझे लगने लगा कि यार ये किसने लिखा है, और ये ऐसा जहन पे चिपक गई थी कि फिर मुझे लगा कि दूसरी कहानियाँ भी मंटो की पढ़ी जाएं। और जब पढ़नी शुरू की तो फिर जाहिर है मंटो जो है वो एक बार आप पढ़ने लगे तो फिर उसकी आपको लत लगी जाती है। इवन जब पहला ड्रामा मैंने और इकबाल नियाज़ी साहब ने लिखा, उसमें भी कहीं ना कहीं हाथ इस दीवाना शायर का ही रहा है। दीवाना शायर पर मैंने ऑलरेडी एक अलग से ड्रामा लिखा था बहुत बाद में, लेकिन पहला मेरी ज़िंदगी का ड्रामा जो मैंने इकबाल नियाज़ी के साथ में मिलकर लिखा था उसका नाम ही जलियांवाला बाग 82 था। तो इस तरीके से मंटो जो था वो मेरे साथ जुड़ा और मैं मंटो के साथ वाबस्ता हुआ। तो अब तक आपकी 3 किताबें आ चुकी हैं, मंटो के खतूत जी, मंटो चचा साम और अफसानों के दरमियान मंटो पे जो तज्जिए हैं 3 किताबें। जी, जी, जी। तो आपने मैं समझता हूँ 30 से ज़्यादा मज़ामीन मंटो पे लिख चुके हैं जी। अब तक। लेकिन जब मंटो पे किताब आपने शाये करना चाहिए तो सबसे पहले आपने मंटो के खतूत को चुना, क्या वजह थी इसके पीछे? असल में ये था कि मतलब हिंदुस्तान में जो है मंटो के खतूत जो है अहमद नदीम कासमी की जो किताब है जो उन्होंने मुरतब की हुई है, जिसमें अहमद नदीम कासमी के खतूत ही उसमें शामिल हैं, वो किताब अवेलेबल ही नहीं थी। और जब इरफान उस्मानी और हाशिम खान ने जब ब्लैक वर्ड्स के नाम से जो एक पब्लिशिंग इदारा कायम किया, तब वो चाह रहे थे कि मेरे मज़ामीन की किताब जो है उस इदारे की तरफ से छापी जाए। लेकिन मेरी दिलचस्पी अपने मज़ामीन से ज़्यादा मंटो के खतूत की थी। तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरे मज़ामीन चाहे जितने भी अहम हों, लेकिन मंटो के खतूत से तो बिल्कुल उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो आप ज़्यादा ज़रूरत जो है अदब के तालिब इल्म और मंटो के कारी को जो है वो मंटो के खतूत है, क्योंकि उनके अफसाने तो मिल जाते हैं। अफसानों की किताब, ड्रामों की किताब, खाकों की किताब तो आसानी से अवेलेबल है, लेकिन खतूत नहीं मिलते। जाहिर है वो इसलिए नहीं मिलते कि वो जिस तरीके से मंटो जिस वजह से पब्लिशर्स का मुंह लगा रहा है या पब्लिशर जिस तरीके से उनको छापते रहे, वो सारे एलिमेंट्स जो है उन खतूत में नहीं है। तो पब्लिशर्स ने भी बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी दिखाई नहीं थी और मैं चाहता था कि ये खतूत जो है वो शाया हो जाए। तब शाहिद नदीम ने मुझसे कहा कि तुमने भी कई खतूत जो है मंटो के जो अहमद नदीम कासमी में की किताब में शामिल नहीं है, वो तुमने जमा किए हैं एज ए स्टूडेंट्स, तो वो सारे भी इसमें शामिल कर लो। और इस तरीके से फिर ये किताब जो है आपका सादत हसन मंटो जो है वो वजूद में आई। हालांकि मतलब मुझे भी लगता है कि ये कट कॉपी पेस्ट वाला मामला है कि सारे खतूत जो थे वो थे, मैंने यहाँ वहाँ से जो खतूत जमा किए थे वो सारे लेकर शामिल करके मैं कई नए खतूत जो हैं जो इससे पहले किसी किताब में शामिल नहीं हुए थे वो इस बहाने आपका सादत हसन मंटो में शामिल हो गए। तो इस तरीके से ये किताब जो है
वो ये 2012 में शायद किताब आई थी पहला जी, एडिशन, जी। और ये अब दूसरा एडिशन इसका अब आया है। जी जी तो जी। क्या फर्क है दोनों के एडिशन में? इसमें लगभग 30-34 खतूत और नए शामिल हुए हैं, क्योंकि इस दौरान जैसा मैंने कहा कि मैं तहकीक का आदमी हूँ नहीं अब, लेकिन चूंकि ये खतूत की किताब जो है ये आ गई थी मेरे हिस्से में, फिर मैंने जब और सब चीज़ें पढ़ने लगा और धीरे धीरे और कई चीज़ें जैसे फ़ारूक आज़म साहब की किताब आई थी मंटो के नादिर खतूत, फिर कासमी साहब शमशुल हक उस्मानी साहब जो है वो मेरे मोहसिन रहे हैं और मुझे हमेशा जो है गाइड करते रहे। तो उन्होंने मुझसे ये बात, उन्होंने मुझे कई खतूत जो थे, जैसे नकूश के मकतूबात नंबर में मंटो के कई खतूत थे जो मेरी किताब में शामिल होने से रह गए थे, वो खतूत उन्होंने मुझे फ़राहम कराए। और दूसरे कई खतूत जो है मैंने यहाँ वहाँ से फिर और जमा किए, और इस तरीके से 34-35 नए खतूत जो हैं वो आ गए थे। और पहला एडिशन जो है ना ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो मुझे लगा वही किताब शाया करने से अच्छा है कि जो नए खतूत आए तो उसका भी एक अपडेटेड वर्जन जो है वो सामने आ जाए। तो कुछ इसमें आपने हवाशी पे भी काम किया है। हाँ, इसमें जो है ये भी असल जो में पहले एडिशन में नहीं था। हाँ, जो उस्मानी साहब ने ये बात कही थी कि जैसे कि मंटो ने जो है धर्मपत्नी नाम की जो फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था अहमद नदीम कासमी को बतौर एक स्पेसिमेन बनाकर भेजा था कि स्क्रीन प्ले इस तरीके से लिखा जाता है, तो वो भी उन्होंने अहमद नदीम कासमी ने जो है अपने किताब में शामिल किया था, जो मैंने अपने पहले एडिशन में कट कर दिया था। अच्छा। और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मंटो ने अपने फिल्म के डायलॉग्स भी अहमद नदीम कासमी को भेजे थे, वो भी मैंने निकाल दिए थे, सिर्फ खतूत को रखा था। लेकिन उस्मानी साहब ने कहा कि ऐसा ना करें, वो किताब का जो है डॉक्यूमेंट इस किताब में हो जाना चाहिए। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें मैंने शामिल की, और इसके अलावा हवाशी नहीं थे। अब इसमें जैसे फैज़ साहब का जिक्र आता है ख़त में, तो कई लोग ये समझते हैं कि ये फैज़ अहमद फैज़ का नाम है। हाँ। लेकिन ये फैज़ जो एक खुशनवीस थे। अच्छा। ये उनका जिक्र मंटो कर रहा था, जो मंटो मुसव्विर में मुलाजिम थे, तो वो उसके जो है उस मैगज़ीन के अंदर खुशनवीसी का काम करते थे बॉम्बे में। तो उनका जिक्र, तो इस तरीके से जो है जो ऑल ओवर जो उर्दू का पढ़ने वाला है उनके दिमाग में ये बात, ये फैज़ किस फैज़, तो इस तरीके से जो है, जो जाहिर है जो फुटनोट्स की ज़रूरत होती है, जितना अहम रोल होता है फुटनोट्स का ख़ास तौर पे तहकीकी किताब में, तो मैंने उसको थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश की है। जो दिबाचा होता है, तख्लीकी दिबाचा, ऐसे दिबाचे बहुत कम लिखे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कम। बिल्कुल। जो असलम परवेज़ साहब ने लिखा है, तो वो खासे की चीज़ है। और दूसरा जो आखिर में जो चचा साहब के नाम जो है हिंदुस्तानी भतीजे का खत जो है वो हाँ, तो ये भी अपनी मिसाल है ना, नादिर मिसालों में एक मिसाल है ये मिसाल। कि असलम इन्होंने अपने परवेज़ दिल की बात बिल्कुल उस अंदाज से कही जो अंदाज से मंटो ने किया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं भी वही बोलना चाह रहा था कि जो उसलूब या उसलूब जो होता है मंटो का, तो उसी उसलूब में असलम परवेज़ साहब ने वो खत लिखा है। तो ये जो चीज़ है, ऐसा लगता है कि ये खत वाकई में मंटो का ही है, मंटो का। जबकि उसके मुहर्रिर जो है तो हमारे असलम परवेज़ साहब खैर, ये है। तो ज्यादती है, मतलब मैंने हाँ, लेकिन एक तो ये मंटू से करीब रहे हैं, जी, मतलब फिक्री तौर पर मंटू से काफी मुतासिर हैं। जी, और फिर एक तरफ ये कहना है कि मंटू को उन्होंने घोल के पी लिया घोल है, की अमल इंजज़ाब जो है, जो जिसको कहते हैं अदबी तो हवाले इससे से। वो चीज वहाँ महसूस होती है। नहीं, ये जी। घोल के जो पीने वाली बात की हाँ। है, उस पे एक लोगों को शिकायत भी है कि मंटो की इतना करीब कुर्बत रखने के बाद असम परवेज़ के अंदर खराबी ये आ गई है कि वो ये उनकी कमजोर चीजों को भी बहुत ज्यादा डिफेंड करने लगे आजकल। तो क्या नहीं। कहाँ तक ये बात सही है, आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि खास तौर से जो उन्होंने अफसानों के तज्जिए किए हैं, और सिर्फ उन अफसानों के तज्जियों की बात ना करते हुए मंटू के साथ ये अलमिया रहा कि मंटू की कुछ चीज़ें बहुत मशहूर हो गई, बल्कि वो मंटू की शनाख्त बन गई एक तरह से। लेकिन उसके अलावा ही मंटू ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी, बहुत अच्छे अफसाने जी, लिखे हैं, लेकिन उनकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं गई। तो असलम परवेज़ ने उन अफसानों को निकाल के और उनके तज्जिए किए, ताकि उनकी अहमियत को वाज़े कर सकें कि ये अफसाने बिल्कुल ऐसे नहीं है कि रवा रवी में लिखे गए हैं, बल्कि इनके पीछे मंटू नज़र आता है, मंटू है अपनी तमाम फिक्री इस्तात के साथ। मेरे ख्याल से 12 अफसानों का तज्जिया किया इन्होंने,
अफसानों के दर्मियान में हाँ। इसमें सिवाय एक हतक के बाकी सारे अफसाने वो हैं जो गैर मारूफ है। जी जी। हतक जो है वो थोड़ा सा मारूफ अफसाना है, उसका लोगों ने जिक्र किया। तो ये एक बहुत बड़ा काम था कि इन्होंने मंटू की तरफ लोगों की तवज्जो को मबजूल किया, और सिर्फ बयानिया उसमें नहीं कि भाई चलो एक बयान दे दिया कि मंटू बहुत बड़ा अफसाना निकाले, बल्कि मंटू की चीज़ों से उसको साबित करने की कोशिश की उन्होंने, और उसमें कामयाब भी रहे, क्योंकि वो तज्ज़िया पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं ये अफसाने वाकई बहुत अच्छे अफसाने हैं और इन पर बात होनी चाहिए थी। तो उनके तज्ज़िये इस तरह एक अहम फरीज़ा अदा करते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए भी मतलब उन अफसानों पर तवज्जो दी नहीं जाती थी, बस सिर्फ चंद जो अफसाने हैं खोल दो और जी हाँ और ठंडा जिस गोश्त, तरीके से जो मशहूर हो गए थे, जिसको गैर मुहज़्ज़ब कहा जाने लगा था, उसको बहुत सलीके से हम लोग मुहज़्ज़ब लोग पढ़ते थे। और जो और भी अच्छे अफसाने थे, मंटो के बहुत से अफसाने, उनका तजिया जिस अंदाज में असलम परवेज़ ने किया है तो वो काबिल तारीफ़ है। ख़ास तौर से दो अफसाने इसके अंदर जिन्होंने तजिया किया है वो बहुत अच्छे, बहुत अहम अफसाने हैं। एक तो डार्लिंग जो अफसाना है, एक ऐसी औरत का, और मंटू का वो जुमला बहुत ज़बरदस्त जुमला है। आखिरी वो कहता है कि तुमने दो औरतों को कत्ल किया है, एक का नहीं किया है। बिल्कुल। तो कारी एकदम झटका लगता है कि ये क्या हो गया। और एक शाहदुल्ला का चूहा, बिल्कुल, शाहदुल्ला का चूहा भी बहुत अच्छा अफसाना है। मेरा इरादा था उसका तजिया करने का, लेकिन असलम परवेज़ ने कहा मैं तजिया कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तुम कर लो। लेकिन आप भी कहते हैं ना, लेकिन वाकई बहुत अच्छा अफसाना है। इस सर एतराफ़ करेंगे कि असलम परवेज़ साहब ने हक अदा भी की है, नहीं, बहुत अच्छा तजिया। अच्छा, तजिया करने पे आप तो पढ़ाते रहे, आप तो उस्ताद रहे हैं, तो तजिया असलम भाई ने एक तजिया इसके अंदर ऐसा एक खत के फॉर्म में किया है कि एक अफसाने के जो किरदार एक लड़की है, वो दूसरे अफसाने की किरदार लड़की को खत लिख रही है बाकायदा, और खत में उस खत के फॉर्म में उन्होंने उन दो अफसाने को तजिया कर दिया। तो ये एक नया फॉर्म मुझे लगा इस तरह का, एक तरह का स्टाइल है। तो क्या लगता है आपको इस तरह के जो देखिए तख्लीक़कार के लिए इतनी आज़ादी हमेशा से रही है कि वो जिस अंदाज से चाहे अपनी बात रखे, उसकी बात पहुंचनी चाहिए और साथ ही साथ मौसर होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मुझे कुछ कहना है तो आए दन 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 कहा और चले गए। बात ऐसी हो गया सामने वाले के लिए भी काबिल कबूल हो, वो उसे कबूल कर सके। तो इस नए स्टाइल में उन्होंने जो लिखा है वो बात पहुंचती है और पूरे तासुर के साथ पहुंचती है, बहुत अच्छी है। और तजिया तो मतलब ये कि बहस ही उसी पर हो रही है कि अफसाने में क्या है, किरदार क्या है, मौजू क्या है, मवाद क्या है उसका। तो अच्छा कामयाब तजर्बा है वो। चलिए हम फिर से मंटो और चचा साहब पे आते हैं वापस कि मंटो के खतूत तो आप कर चुके थे, तो इन खतूत को अलग से करने की क्या वजह थी, इन 7 खतूत को? हाँ, असल में ये था कि मंटो के जो खतूत थे वो तो अवेलेबल नहीं थे, मतलब वो किताबी नहीं थी, इसलिए आपका सादत हसन मंटो जो है वजूद में आई। लेकिन चचा साहब के पीछे छापने का जो वजह ये थी कि पहली वजह तो ये थी कि जनरली मंटो पे जो मैंने जो भी अंधा काना लंगड़ा लूला जो भी काम किया है उसके अंदर बात ये थी कि जनरली जो पॉपुलर मंटो है उसके अलावा जो मंटो मिथ जो कायम हुई है उससे अलग हटकर मंटो कितनी जगह घेरता है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करने और डिकोड करने की कोशिश करता रहा हूँ मैं। तो मुझे ये लग रहा था कि वारिस अलवी हों या मुमताज़ शीरी हों या जितने सारे मंटो शनास नक्काद हैं, उन सब लोगों ने जो है मतलब चचा साहब के नाम जो मंटो के खतूत है उनको बिल्कुल अपनी तनकीद की देवड़ी में दाखिल होने नहीं दिया है। अच्छा। उनको साफियाना कहकर जो है उसको बिल्कुल रद्द कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान में जब उसामा बिन लादेन का पर जब हमला हुआ और वो पकड़ा गया, उसके बाद पाकिस्तान के कई अदीबों ने, सहाफ़ियों ने जो है चचा साहब के नाम खतूत को जो है दोबारा जो है उसके मतन पे रिविज़िट की और ये बात बताने की कोशिश की मतलब क़ारीन को कि देखिए जो जिस बात को जो है मंटो 1952, 53, 54 में जो है समझ पा रहा था और अमेरिका की साजिश और अमेरिका की, तो मंटो कितना दूर अंदेश था। ये बात तो एक हद तक तो दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक स्मार्टनेस भी है उनके इस स्टैंड में, ऐसा मुझे महसूस हुआ।
मुझे ऐसा लग रहा था कि जो खतूत में मंटो अमेरिका को और चचा साम को निशाना बना रहा है, एक्चुअली चचा साम इतना अहम नहीं है। असल में मंटो तो चचा साम के बहाने जो है उस वक्त जो पाकिस्तान में जिनके हाथ में इक़्तिदार की कुंजियां थी और जो इक़्तिदार पर बैठे हुए थे उनको निशाना बना रहा था, जो एक तरह मज़हब पसंदी थी और जिस तरीके से एक पाकिस्तान की सूरत हाल सोशल पॉलिटिकल लेवल पर जा रही थी, वो कहीं ना कहीं मंटो को मुस्तरिब कर रही थी और मंटो को बेचैन कर रही थी। और जाहिर है वो मंटो उस वक्त पे गुजर रहा था जब माशी बदाली के बहुत बुरे वक्तों में था, जब शराब की बोतल के लिए अफसाने लिख रहा था। और मंटो की इस बात से वैसे उसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये बात फिर भी आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शराब की बोतल के लिए लिखने के लिए भी जो है वो जो लिख रहा था वो चचा साम के नाम खतूत लिख रहा था। तो वहाँ पे उसका जो ज़मीर था वो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान का एक ज़मीर बनकर जो है बात कह रहा था। आज हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है, हमें किसी न किसी मंटो की ज़रूरत है जो किसी न किसी जो है इस मुल्क का ज़मीर बनकर जो है उस पूरी कौम को जो है एड्रेस कर सके। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मजहबी इंतहा पसंदी की बात आई, जो मजहबी दबदबे की आप पाकिस्तान में बात कर रहे थे, वो आपको लगता नहीं कि अभी भी जो मंटो के खिलाफ अभी भी काम कर रहा है? और मंटो को पढ़ने वाले एक तबका ऐसा भी नाक पे रुमाल रख के, मंटो का नाम आता है तो नाक पे रुमाल रख लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लीजिए आप। मुंबई यूनिवर्सिटी में मंटो के अफसाने ना हो के मंटो के हुदूद पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक लगता है आपको? नहीं, असल में जनरली जैसे जावेद सिद्दीकी साहब ने एक सेमिनार में बात कही थी, शायद कलकत्ता के सेमिनार में, जो मुझे काफ़ी ठीक लगती है कि लोग कहते हैं मंटो पे 7 मुकदमे हुए। बोले ये बात गलत है, मंटो पे तो आज भी मुकदमे चल रहे हैं। मंटो जो है आज भी जो है ना, ये यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसिस में जो है वो मतलब हम दूसरों की मज़हब पसंदी पे निशाना बनाते हैं, लेकिन हमारी अपनी जो मज़हब पसंदी है और हमारी अपनी जो एक नरगिसियत है उस पर जो है हम, और मंटो तो उसी को तो खींच रहा था, उसी को। अब मैं एक खातून है जिन्होंने अंग्रेज़ी में मंटो पे PhD किया था, तो वो जब अपना तजुर्बा बताती हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मंटो का सारा मटेरियल उर्दू में जितना अवेलेबल है उतना अंग्रेज़ी में नहीं है, तो वो उर्दू के जब प्रोफेसरों और वहाँ पर जा रही थी तो लोग काफ़ी जिस तरीके से लोगों के बिल्कुल जो आपने कही कि नाक पे रुमाल रख के जो है ना कि आप मंटो पे क्यों कर रहे हैं PhD, तो हमारा तो पसंदीदा मौजू तो कुर्रतुल अहमद है, अल्लामा इकबाल हैं, ये लोग हैं जिनको मंटो जो हमेशा इकबाल मरहूम कहा करते थे। तो ये एक अच्छी बात अभी आप आई कि जो इंग्लिश में वो जो कल खातून, आपने कई लोगों का पर्सनली इंटरव्यू किया दूसरी ज़बानों वालों का जिन्होंने मंटो पे काम किया है। जी जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि उर्दू में जिस तरह से मंटो पे काम हुआ है या जो कर रहे हैं और दूसरी ज़बानों वालों के बीच में आपको क्या फ़र्क लग रहा था? मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जितना मंटो को नहीं सराहा जाता है उतना जो है दूसरी ज़बान के लोग जो है मंटो को हाथों हाथ लेते हैं। मतलब मैं तो अगर ये बात सुनाने जाऊँ, क्योंकि मैंने मराठी में, गुजराती में और थिएटर वालों में, सिनेमा वालों में मंटो के ताल्लुक़ से मैंने कई इंटरव्यू किए हैं। मैंने शरीफा बिजली वाला जो है एक प्रोफेसर हैं सूरत यूनिवर्सिटी की, मैंने उनसे ये बात कही कि खैर हर ज़ुबान का अपना एक मिजाज होता है, हर एक ज़ुबान के तहत ही वो राइटर्स और जन्म लेते हैं। तो एक ज़ुबान का राइटर जो है दूसरी ज़ुबान में कैसे जन्म ले सकता है कि गालिब को आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि वो मराठी में पैदा हो जाए, और हम ये बात की इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि फुले देशपांडे जो है उर्दू में पैदा हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो सेंसिबिलिटी है, तो आप कैसे किस राइटर को गुजराती में मानती हैं कि जो मंटो के करीब हो? तो उन्होंने कहा आप मंटो की बात करते हो, हमारे गुजराती में तो कोई राही मौसम रज़ा तक नहीं है। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी ज़ुबान में मंटो को जिस तरीके से हाथों हाथ लिया जाता है, हमने विनोद भट्ट नाम के एक गुजराती के जो है ह्यूमरिस्ट थे, मैं जावेद सिद्दीकी, इलियास साहब, हमने उनका इंटरव्यू करने के लिए हम
सूरत गए थे और उनसे उन्होंने इतनी मज़ेदार बातें कही है। और खैर अभी उन्होंने जितनी बातें मंटो के हवाले से कही हैं, एक किताब उनकी एक बदनाम लेखक के नाम से जो है गुजराती और हिंदी में छपी है उनकी, लेकिन उन्होंने इतनी सारी बातें मंटो के ताल्लुक से कही हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने करीब से उनको ये लगता ही नहीं है कि मंटो जो है दूसरी ज़ुबान का राइटर है। हमारे लिए ये बात है कि हम उर्दू वाले किस दूसरी ज़ुबान के राइटर को अपना मानते हैं, कि हम ये बात कह सकते हैं कि विजय तेंदुलकर हमारा है, नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बादल सरकार हमारी ज़ुबान का राइटर है। हम किसी भी दूसरी ज़ुबान के राइटर को जो है गले लगाने के, हमारे पास मंटो है, हम उसको जो है उससे जो है मंटो कोई गले नहीं लगा गुजराती के बाहर। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अपने रियासत महाराष्ट्र जो है उसकी रियासती ज़बान मराठी है, तो मराठी के हवाले से मंटो को जो है बहुत सराहा गया है। जी 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 चंद्रकांत भोजाड़ साहब ने 2 मजमूए शाये किए हैं उनके मराठी, जी 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 और उसको हाथों हाथ लिया गया, उसके 3 एडिशन मतलब जी निकल चुके हैं। जी जी तो मेरा ख्याल था कि असलम परवेज साहब से उन्होंने मशवरा करना चाहिए था कि कुछ और भी उसमें अफसाने शरीक किए जा सकते थे। असलम परवेज साहब ने भी काम किया मराठी के साथ। हाँ, बिल्कुल, हाँ नहीं मुझे नहीं, वो तो मेरा उनसे जब उन्होंने ये किताब शाया की उस वक्त उसमें मतलब यानी वो उन्होंने किया और वो काफ़ी उन्होंने अच्छा सिलेक्शन किया है। और मतलब अभी चंद्रकांत भोजाल अब शायद और भी कुछ मंटो की कहानियाँ कर रहे हैं। इवन वसुधा सहस्त्र बुद्धे नाम की एक खातून है जो जूनियरवाला कॉलेज में पढ़ती है, उन्होंने मंटो की जो है 100 कहानियाँ मराठी में ट्रांसलेशन की। कितना बड़ा काम और मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। अब मराठी के किस राइटर की 100 कहानियां हिंदी में आई है, उर्दू में आई है? नहीं तो खैर हम अपनी उसकी बात है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल है कि वो दूसरी जुबान के मंटो के खुतूत की किताब जो है वो मतलब मराठी में अब शाया हो रही है, हिंदी में शाया हो चुकी हुई है। हम अपनी जुबान के लोगों को ही जो है मतलब हमारे यहाँ पे नहीं होता। तो खैर ये रोना क्या रोए, सिंपल बात ये है कि हम अपना काम करें, ईमानदारी से करने की कोशिश करें। चलिए हम फिर वापस किताब पे आते हैं, अफसानों के दरमियान पर। आमतौर पे देखा गया है, जैसा कि लोग कहते हैं आमतौर पे मंटो के चंद अफसाने उठा लिए, जैसे सर ने जिक्र किया खोल दो, बू, ठंडा गोश्त, टोपा डेसिंग। जहाँ कोई सेमिनार हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं लिखना है, तो इसी के चुन के आप तजिया करते हैं। आपने मुख्तलिफ अफसानों को चुना, हाँ नहीं, क्या वजह? जैसा मैंने यही बात की ना, मैं जनरली मतलब जैसे कि अभी मंटो ने मुकालमाती अफसाने लिखे, तकरीबन 22 कहानियां ऐसी हैं जो मंटो ने सिर्फ डायलॉग्स पर आधारित हैं। उसमें ये नहीं पता चलता है कि ये डायलॉग जो है किसका है, सिर्फ मियाँ बीवी और किसी तीसरे कैरेक्टर की कभी कभार एंट्री होती है उन मुकालमों में। ऐसी 23 कहानियाँ लिखी हैं। और मैंने इस मतलब ये किस तरह उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसके पास जो फिल्म का और जो ड्रामे के ड्रामा निगारी का जो रेडियो ड्रामे का जो उसका एक्सपीरियंस था, उसने उस बूते पर जो है तो उन्होंने तो जनरली मैंने तो ये किया कि जो एक पॉपुलर मंटो है या उससे अलग हटकर मंटो क्या है उसको थोड़ा सा अपने तौर पर दरियाफ्त करने की कोशिश की। और कहानियों में भी ये है कि मुझे मंटो की हद तक कहानी बहुत पसंद है, तो सिर्फ यही एक और उसको मैं निकालना नहीं चाहता था, वरना मेरा इरादा ये था कि मैं उन कहानियों को ही कोशिश करूं कि जैसे अभी निक्की कहानी है, निक्की कहानी जो है इवन बलराज मेंढरा ने जो मंटो की 93 कहानियों का इंतखाब शाया किया हिंदी में, उसमें तक उस कहानी को शामिल नहीं किया, जबकि निक्की कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब जैसा कि अभी आप लोग ये कह रहे थे कि एक ख़त के फॉर्म में जो है, तो मैंने जैसे सुगंधी एक मोनोलॉग के जैसे सुगंधी अपने बारे में बात कर रही है, इस तरीके से उस फॉर्मेट में मैंने बात की। इससे कई लोगों को एतराज़ भी होता है और सही भी एतराज़। जैसे सलाम भाई ने ये बात का एतराज़ किया था जो मुझे लगता है कि सही है कि यार ये एक्चुअली अफसाने के तनकीद के नाम पर एक नया अफसाना आप लिख देते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो तनकीद की जो एक मतानत है और तनकीदी जो जुबान है उससे अलग हटकर जो है आप यानी आप उनकी फील्ड में मत घुसो। नहीं, फील्ड की बात नहीं है। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है जो मेरी समझ में आ रही है कि बहुत जल्दी हम किसी नई चीज़ को कबूल नहीं कर पाते। सही, बिल्कुल सही। तो ये सही है कि एक अफसाने से हट के दूसरा अफसाना हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तज्जिया जो है वो जिस तनकीदी उसूलों का तकाजा करता है वो अगर आप पूरा करते हैं और फॉर्मेट या उस्लूब उसका जो है वो चेंज होता है
तो बुनियादी चीज़ है कि तज्जिए में आप कंटेंट क्या दे रहे हैं, जो बिल्कुल। आपका मौजू है वो आप उस मौजू से कितना रिलेट कर रहे हैं। रिलेट कर रहा है, सही बात है। हाँ, जैसा भी मैंने इसमें जो है मतलब जैसे अभी मंटो की एक कहानी है लाइसेंस, और मंटो की एक कहानी है अंजाम बखैर। अब अंजाम बखैर की जो नसीम अख्तर है और लाइसेंस की जो नीति नाम की जो एक कैरेक्टर है, इन दोनों के अंदर मुझे एक सिमिलरिटी लगी। तो अब मुझे ये लगा कि मैं अब बजाय इसके कि इन दो कहानियों पे अलग अलग तज्जिया करूं, Exactly. क्यों ना नीति जो है एक ख़त लिख रही है नसीम अख्तर को, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को दरियाफ्त करते हुए जो है उसकी ज़िंदगी को डिकोड कर रही है। तो खैर मतलब लेकिन ये बात तो है ही है, और लेकिन और मुझे ये बात का दावा भी नहीं है कि मैं कोई नक़ाद हूँ। मैं तो सिंपल एक कारी हूँ, और मैं अपनी बात जो बात मुझे महसूस हुई है मैं उस बात को शेयर करना चाह रहा हूँ। और इस बात पर कई एतराज़ हो सकता है, जिसको मुझे उसको कबूल करने में भी कोई वो नहीं। जैसा सलाम भाई ने कहा, या सलाम भाई मेरे हमदर्द हैं और बहुत मुझे वो करते हैं, लेकिन इस बात पे मुझे कोई वो नहीं है। ठीक है, उनका मेरे ख्याल से एतराज़ तो नहीं होगा। अलबत्ता यह है कि जिस तरीके से मंटो तजुर्बा पसंद थे, तो वैसी असलम परवेज भी जो है तजुर्बा नहीं, पसंद इंसान है। वाहिद सलवी की जबान पे भी लोग एतराज करते हैं, जी, क्योंकि जी, इतना बड़ा बिल्कुल, नक्काद है। बिल्कुल। तो फिर लोगों को ये बात सर ने बिल्कुल सही कहा कि नए लोगों को नई चीजें एक्सेप्ट करने में हमें बहुत जल्दी वो सही बात, वक्त बिल्कुल लगेगा बिल्कुल उसके सही लिए और बात, भी। बिल्कुल सही बात। जी, ज़हनों में उतनी वसअत भी आनी चाहिए, तो फिर वो इंसान एक्सेप्ट करता है जी। असल में आप बेसिकली ड्रामा निकाल है बुनियादी तौर पर, लेकिन आपने मंटो पे ड्रामे पे भी शायद मैंने समझता हूँ इतना काम आओ किया। पर क्या काम वजह होना है? चाहिए था। मंटो के ड्रामों पे आपने मंटो के ड्रामे असल मुझे ये लगता है कि मंटो के ड्रामे जो है वो रेडियो के लिए लिखे गए हैं, सिवाय जो उनका एक मशहूर ड्रामा है इस मझधार में, वो स्टेज के लिए लिखा गया था। बाकी सारे जो ड्रामे उन्होंने रेडियाई ड्रामे लिखे थे। असल में मैंने ये एक सेमिनार में इंतज़ार हुसैन भी शरीक थे, और मैंने उसको भी एक रेडियाई ड्रामे के तरीके से कहा था। तो इंतज़ार हुसैन ने मुझे करेक्ट किया था और मुझे बुलाकर कहा था कि ये जो है उसने स्टेज के लिए किया था ड्रामा। लेकिन चूँकि रेडियो पे जो है मंटो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये रहा है कि वो एक महदूद दायरे में जो है वो बहुत ज़्यादा अपने पर नहीं फैलाता। तो रेडियो ड्रामे पे जो है गवर्नमेंट की और सरकार की एक नज़र होती थी। तो मुझे उनके खाकों, उनके मज़ामीन और उनके अफसानों के तनाजुर में जो है ड्रामे जो है एक कमज़ोर कड़ी लगते हैं। अच्छा। हाँ, कि ड्रामे जो है वो मंटो के, हालांकि मंटो जिस वक्त पे ड्रामे लिखे जा रहे थे वो उस वक्त के ड्रामाई टेक्निक के एतबार से तो बहुत सारी टेक्निक मंटो ने जो है वो नई क्रिएट की है। लेकिन आज हम रेडियो ने इतनी तरक्की कर ली है, आवाज़ों ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब जो है वो ड्रामे जो है आउटडेटेड लगते हैं। लेकिन अगर आप आज भी देखेंगे तो गुरमुख सिंह की वसीयत जो अफसाना है वो आउटडेटेड नहीं लगता है। वो आज भी हमें जो है निक्की कहानी जो है आज भी हमें आउटडेटेड नहीं, शादुल्ले का चूहा जो है हमें आज भी आउटडेटेड नहीं लगता। तो मतलब लेकिन रेडियो के जो ड्रामे हैं वो उस जिस क्राफ्ट में लिखे गए हैं, तो वो क्राफ्ट जो है कहीं ना कहीं उसके टेक्स्ट को जो है थोड़ा आउटडेटेड करता है, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। असलम परवेज साहब यूँ समझिए कि स्कूली ज़माने से ही मंटो से मुतासिर रहे। मुझको जहाँ तक याद पड़ता है एक बहुत ही अहम रिसाला जो है उर्दू में शाये हुआ होता है, अभी भी होता है, किताबनुमा। तो किताबनुमा में इनकी कहानी शाये हुई थी। अब असलम परवेज को याद है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो से उसको पढ़ा कहानी को। मज़हर सलीम भी हयात थे, तो मज़हर सलीम बहुत अच्छे दोस्तों में रहे इनके। तो लगता था कि अफसानवी अदब में एक नया नाम आएगा, एक नया नाम जो है इजाफा होने वाला है और बहुत तेज़ी से जंप करेंगे असलम परवेज। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इनका मूड या इनकी जो तवज्जो है तो शायद ड्रामे की तरफ ज़्यादा मतलब हो गई है, और फिर ड्रामे में इन्होंने अपना नाम भी कमाया। तो उसका सबब क्या था, जो अफसाना अपनी मतलब अफसाना निगारी को तज दिया या छोड़ दिया या कम कर दिया? वो कहीं ना कहीं जासिम तो अभी तनकीद पे भी अभी बोले ना अभी आप बताएं। नहीं, असल में बेसिकली बात तो यही है कि जब मैं अफसाने लिख रहा था, अफसाने
मतलब काफ़ी ज़ोर शोर से अफसाने लिख रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जब ड्रामे की तरफ हाँ। दिलचस्पी बनी, और ड्रामा जो है वो फुल टाइम जॉब होता है, जी जी वो जो है पार्ट टाइम जॉब के तरीके से नहीं कर हाँ, सकते हैं। मैं मतलब वो यूनिवर्सिटी में या किताबों में अदबी ड्रामों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली स्टेज से वाबस्ता होते हैं जी तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है कि आप जो है कमर के नीचे तकिया रख के जो है ना ड्रामे खेल सके। तो आपको जो है थोड़ा सा जो है फुल टाइम जॉब के तरीके से अपनाना पड़ता है, और फिर ड्रामे मतलब ड्रामे से ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे इसको, एक इन्बेसात जो थी वो हाँ। हासिल होने लगा। तो धीरे धीरे जो है अफसाना निगारी पीछे रह गई, या अफसाना निगारी का एलिमेंट जो है वो ड्रामों में जो है जी वो घुल मिल गया। तो फिर ड्रामे करने लगे, फिर गुजराती में ड्रामे करने लगे, फिर मराठी में ड्रामे करने लगे। मंटो की ऐसी जो कहानियां हैं बहुत सी, तो जो एडप्ट आपने की, एडेप्टेशन किया उसका, तो तीनों जबानों में उसका मतलब उसको पेशकश हुई है, पेश किया गया। हिंदी में प्ले हुआ है। मेरा पहला जो ड्रामा था, हाँ। जब मैंने इंडिविजुअली जो फुल लेंथ प्ले मेरी जिंदगी का, तो वो मंटो की जो कहानी नहीं, मंटो के कैरेक्टर हतक को बुनियाद बनाकर जो है सुगंधी के नाम से जो है मेरा फुल लेंथ प्ले जो था वो हाँ। सुगंधी के नाम से खेला गया था। जी। फिर इसके अलावा जो लाइसेंस कहानी थी उसको लेकर मैंने एक चालान के उन्वान से जो है प्ले किया था। हाँ। फिर मंटो के खतूत को लेकर कुछ प्ले किए। जी। फिर एक सिया हाशिए को लेकर अभी पिछले दिनों जो एक प्रोग्राम इवेंट किया था हम लोगों ने, सिया हाशिए, तो उसमें जो है मंटो की सिया हाशिए की कहानियों को लेकर जो है हाँ एक पूरा स्टेज प्ले किया गया था। ये ड्रामे की तरफ जो आप मुड़ गए, तो उसमें राम भाई का भी हाथ है क्या? राम पंडित साहब का, उन्होंने एक असल में बहुत लोगों का हाथ होता है, मतलब जो चीज़ जो है दिखाई नहीं देती है, लेकिन राम भाई मेरे मोहसिन रहे हैं, और हमेशा जो है मुझे अच्छे तरीके से बहुत बढ़ावा देते थे। उन्होंने मेरे कई ड्रामे जो थे उसका मराठी में ट्रांसलेशन किया, और अक्सर मतलब मुझे राय मशवरा देते हैं। और अभी आप सिया हाशियों पर भी कुछ काम कर रहे हैं। जी 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 कि सिया हाशिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अफसानचे रहे हैं मंटो के, उस पर बहुत कम काम हुआ है, तो उस पर भी आपका कुछ नया काम हो रहा है, आप कुछ किताब ला रहे हैं। जी 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 हाँ, मैं असल में पिछले दिनों 2019 18 जनवरी 2019 को हमने एक छोटा सा इवेंट किया था बॉम्बे में, जहाँ पर मंटो की इस छोटी सी किताब को मरकज़ में रखकर जो है तकरीबन आधे दिन का एक सेमिनार किया था, जिसमें हम चाह रहे थे कि शमीम हनफी साहब आ जाएं, लेकिन उनकी नवासे की शादी थी, इस वजह से वो आई नहीं। तो उन्होंने अपना एक वीडियो जो था उनके तवस्सुत से भेजा था। क्या नाम है उनका? सबहुदा नहीं, सरोजा नहीं, जो पहले इसमें थे ना, रिख्ता में, जमरुद मुगल। हाँ, जमरुद मुगल के तवस्सुत से उन्होंने भेजा था। बहुत अच्छी उन्होंने अपनी एक तकरीर, जिसका ऑडियो वीडियो हमने जो है उसमें शामिल किया था। इसके अलावा हमने जो है कई प्रदीप नाम के एक मराठी आर्टिस्ट हैं, संजय छैल हैं, और सैयद इकबाल साहब हैं शोलापुर के। मंटो की सिया हाशिए को लेकर हमने बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाई थी। इसके अलावा एक डांस ड्रामा किया गया था, और सुनील शानबाग ने एक पूरा प्ले जो था वो डिज़ाइन किया था, पूरा प्ले डिज़ाइन किया था सिया हाशिए को लेकर। और हमने राजू निगम को बुलवाया था कि स्टैंड अप कॉमेडी के रविश कुमार जो है वो अगर आज की तारीख में मंटो का इंटरव्यू लेगा मौजूदा हालात में, अच्छा। तो वो क्या चीज़ मतलब क्या सूरत हाल होगी। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। तो जो किताब में तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि सिया हाशिए पे तरक्की पसंदों ने उस पर बहुत सख्त तनकीद की थी, और कई लोगों ने भी जो है उस सिया हाशिए पर जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी वो उतनी दी नहीं गई है। तो ये ख्याल आया कि क्यों ना सिया हाशिए पर जितने मज़ामीन लिखे गए हैं वो सारे मज़ामीन जो है वो एक साथ जमा कर लिए जाएं, और सिया हाशिए की एक किताब
में जो है ये भी एक उसको, बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा कर काम। लिया जाए। तो वो लगभग किताब लगभग तैयार है। कुछ मज़ामीन का इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ लोगों से लिखने के लिए कहा है, कुछ दूसरी ज़ुबान के लोगों से भी लिखने के लिए कहा है, जी और वो लिख रहे हैं। तो वो मज़ामीन अगर आ जाते हैं तो वो एक किताब का इरादा है कि ऐसी आशय को बुनियाद चलिए, बनाकर। बढ़िया, बहुत अच्छा है। आज एक और अच्छी महफिल से आप समाप्त फरमा रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे असलम परवेज़ साहब, लिया शौकी साहब, कासिम नदीम साहब। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए कि आप अगली बार किस मेहमान को मिलना चाहते हैं, किसकी किताब पे बात करना चाहते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप मंटो के कौन से अफसाने पसंद करते हैं, असलम परवेज़ साहब की आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई किताब के साथ। शुक्रिया।